जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तारीख थी 1 मई 2026। झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे राज्य को CNT एक्ट और आदिवासी ज़मीन के संबंध में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। साल था 1959। रांची के बूटी गांव में एक आदिवासी परिवार, राम पाहन और सोमरा पाहन, उन्होंने अपने पुश्तैनी ज़मीन बेची। कहा गया कि बैलों की खरीद के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उपायुक्त ने CNT एक्ट की धारा 49 के तहत अनुमति दी। ज़मीन रजिस्ट्री हो गई। मुंजाल परिवार ने वो ज़मीन खरीद ली। वो गैर आदिवासी थे। 67 साल बाद वह ज़मीन 2.9 एकड़ जो रांची के मेडिका हॉस्पिटल के पास है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, हाई कोर्ट ने उस पूरे सौदे को वॉइड अब इनिशियो यानी शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उपायुक्त को यह अनुमति देने का अधिकार था? क्या धारा 49 का इस्तेमाल सही था? और आदिवासियों के नज़रिए से यह फैसला क्या संदेश देता है? आज इसी का पूरा सच हम आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए अंत तक ताकि चीज़ों को अच्छा से समझ पाएँ। तो साथियों, पहले यह समझते हैं कि 1959 में हुआ क्या था। झारखंड तब बिहार का हिस्सा था। रांची ज़िले का मौजा बूटी में एक आदिवासी परिवार रहता था। उसका नाम था बिप्ता पाहन। बिप्ता पाहन उस ज़मीन के दर्ज रैयत यानी रिकॉर्डेड टेनेंट थे। बिप्ता पाहन के बाद उनके बेटे राम पाहन और सोमरा पाहन इस ज़मीन के वारिस बने। ज़मीन थी प्लॉट नंबर 1947, 1948, 1949, खाता नंबर 79 और कुल रकबा 2.9 एकड़। अब 1959 में राम और सोमरा पाहन ने उपायुक्त के सामने एक आवेदन दिया। कहा, हमें बैल खरीदने हैं और कुछ गिरवी पड़ी खेती छुड़ानी है, इसलिए ज़मीन बेचनी है। उपायुक्त ने मिस केस नंबर 34 R82 ऑफ 1959-60 में यह अनुमति दे दी, CNT एक्ट की धारा 49 के तहत। फिर 2 दिसंबर 1959 को रजिस्टर्ड सेल डीड बनी। ज़मीन जीवनलाल यानी कि मुंजल परिवार के पूर्वज के नाम हो गई। म्यूटेशन भी हुआ। म्यूटेशन केस नंबर 51 R27/1960-61। सब कुछ लीगल दिखता था पर था नहीं। और 67 साल बाद हाई कोर्ट ने वो सच उजागर किया। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को हम समझते हैं। यह कानून अंग्रेज़ों ने 1908 में बनाया था। उद्देश्य था झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन को ज़मींदारों, महाजनों और बाहरी लोगों के हाथों से बचाना, दिकुओं के हाथों से बचाना। इस कानून का मूल सिद्धांत है, कोई भी गैर आदिवासी की ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब आते हैं धारा 49 पर। धारा 49 एक अपवाद है। यह कहती है, हाँ, आदिवासी अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन सिर्फ रीज़नेबल एंड सफिशिएंट पर्पस के लिए। धारा 49 में वो पर्पस क्या है? धारा 49(1)(a), अगर राज्य सरकार ने घोषित किया हो कि वह ज़मीन किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उपयोग होगी। धारा 49(1)(b), अगर ज़मीन माइनिंग पर्पस के लिए चाहिए और राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की हो। धारा 49(1)(c), चैरिटेबल, रिलीजियस या एजुकेशनल उद्देश्य के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धारा 49(3), हर ऐसा ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड डीड से होना चाहिए। डीड रजिस्टर होने के पहले उपायुक्त की लिखित सहमति जरूरी है। धारा 49(4), उपायुक्त को खुद संतुष्ट होना चाहिए कि ट्रांसफ़र का उद्देश्य सही है और ज़मीन का मुआवजा पर्याप्त है। धारा 49(5), अगर उपायुक्त की कंसेंट गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से ली गई हो तो राज्य सरकार 12 साल के भीतर उस ट्रांसफ़र को रद्द कर सकती है। अब सवाल उठता है, 1959 में जो अनुमति दी गई वो किस पर्पस के लिए थी? बैल खरीदने के लिए और गिरवी खेती छुड़ाने के लिए? क्या यह धारा 49 के तहत रीज़नेबल एंड सफिशिएंट पर्पस है? नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यह सवाल बहुत ज़रूरी है, क्या उपायुक्त को यह अनुमति देने का अधिकार था? देखिए,
धारा 49 के तहत उपायुक्त की भूमिका एक गेट कीपर की है। वो एक सुरक्षा का द्वार है। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी की ज़मीन का ट्रांसफ़र सिर्फ उन्हीं कारणों से हो जो धारा 49 में लिस्टेड है। लेकिन 1959 में क्या हुआ? तत्कालीन उपायुक्त ने क्या किया? उन्होंने यह मान लिया कि बैल खरीदना एक रीजनेबल एंड सफिशिएंट पर्पस है। लेकिन हाई कोर्ट ने मई 2026 के फैसले में क्या कहा? जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि धारा 49 में जो पर्पस लिस्टेड है वो इंडस्ट्रियल, माइनिंग, चैरिटेबल, रिलीजियस या एजुकेशनल है। बैल खरीदना इनमें से किसी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा, अनुमति देने वाला यह आदेश धोखे का एक अत्यंत स्पष्ट, जाहिर और साधारण रूप से बुरा कृत्य है। यह एक ऐसा घोर उल्लंघन है जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। यानी उपायुक्त ने जो अनुमति दी वो उनके जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार में ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर पर्पस ही गलत है, धारा 49 के अनुसार वैलिड नहीं है, तो उपायुक्त के पास उस पर्पस के लिए कंसेंट देने का कोई अधिकार था ही नहीं। कोर्ट ने इसे वॉइड अब इनिशियो यानी शुरू से ही शून्य घोषित किया और इसके साथ एक लैटिन सिद्धांत लागू किया, सुबलेटो फंडामेंटो कैडेट ऑफस, मतलब हिंदी में अगर नींव हट जाए तो इमारत अपने आप गिर जाती है। 1959 की परमिशन शून्य है। 1959 की सेल डीड वॉइड है, शून्य है। 67 साल की ऑनरशिप शून्य है। एक झटके में पूरी इमारत ध्वस्त। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक फैसले की कहानी नहीं है, यह पीढ़ियों की लड़ाई की कहानी है। आइए टाइमलाइन देखते हैं। 1959 जीवनलाल यानी कि भुंजल परिवार के पूर्वज ने ज़मीन खरीदी, म्यूटेशन हुआ। 1990 बिप्ता पाहन के वंशजों ने सेक्शन 71A CNT एक्ट के तहत ज़मीन वापसी का आवेदन दिया। SAR केस नंबर 185 बाई 1990-91। स्पेशल ऑफिसर ने कहा एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। 1991 से 2001 तक भुंजल परिवार ने हाई कोर्ट में दाखिल किया, 2321/1991R दाखिल किया। 2001 में हाई कोर्ट ने मुंजल के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि जब DC ने 49 के तहत परमिशन दी हो तो सेक्शन 71A के तहत एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। 2001 आदिवासी वंशजों ने LPA दायर की, फिर रिव्यू पिटीशन, सब खारिज हो गए। 2003 से 2005 के बीच सर्कल ऑफिसर ने रेंट रिसीप्ट देने से इनकार किया। 2005 में हाई कोर्ट ने मुंजल परिवार को रेंट रिसीप्ट देने का आदेश दिया। 2021 राज्य के राजस्व मंत्री ने एक आदेश जारी किया, मुंजल परिवार की ऑनरशिप रद्द, जमीन आदिवासी वारिसों को वापस, साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को FIR दर्ज करने का निर्देश। 2022 मुंजल परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की WPC 2022 और उसमें कहा कि हम 60 साल से इस ज़मीन के मालिक हैं, हमारे पास रेंट रिसीप्ट है। पहले भी हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। 1 मई 2026 जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने फैसला सुनाया, मुंजल परिवार की याचिका खारिज। 1959 की परमिशन वॉइड अब इनिशियो घोषित, यानी शुरू से शून्य। ज़मीन बिप्ता पाहन के कानूनी वारिसों को वापस। हाँ, एक छोटी राहत भी मिली मुंजल परिवार को, ACB की FIR वाला आदेश भी रद्द किया गया। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आदेश देकर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम किया था। 67 साल, 3 पीढ़ियाँ, दर्जनों कोर्ट केस और अंत में आदिवासी की ज़मीन आदिवासी को वापस। तो साथियों, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, आदिवासी नज़रिए से यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। झारखंड में आदिवासी समुदाय सदियों से ज़मीन के साथ जुड़ा है। उनके लिए ज़मीन सिर्फ संपत्ति नहीं है, ज़मीन उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनके पुरखों की आत्मा है। लेकिन इतिहास साक्षी है, आदिवासी ज़मीन को छीनने के लिए हमेशा कानूनी तरीके ढूंढे गए। कभी सादा पट्टा, कभी फर्जी दस्तावेज, कभी बैल खरीदने जैसे बहाने, और इसमें कभी कभी सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे, कभी कभी नहीं, हमेशा ही। इस केस में क्या हुआ?
एक गरीब आदिवासी परिवार ने कहा हमें बैलों की ज़रूरत है। उपायुक्त ने बिना यह जांचे कि यह पर्पस धारा 49 में वैलिड है या नहीं परमिशन दे दी। जमीन गई, परिवार बेघर हुआ। कोर्ट ने इस भोले भाले आदिवासी समुदाय का शोषण कहा। जस्टिस दीपक रोशन ने कहा CNT एक्ट एक बेनिफिशियल पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन है, यानी लाभकारी सामाजिक विधान। यह एक कमज़ोर समुदाय की रक्षा के लिए बना है। राज्य का दायित्व है कि आदिवासी ज़मीन को बेईमान तरीके से बचाएं। अब इस फैसले के 5 बड़े संदेश आदिवासी समुदाय के लिए हैं। पहला संदेश तो समय कोई मायने नहीं रखता, 67 साल बाद भी न्याय संभव है। दूसरा संदेश, उपायुक्त की अनुमति ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं है। अगर पर्पस धारा 49 के तहत वैलिड नहीं था तो वो परमिशन शुरू से ही शून्य है। तीसरा संदेश, CNT एक्ट के प्रावधान पेपर टाइगर नहीं है, कोर्ट उन्हें सीरियसली लेता है। चौथा संदेश, जो पुरखों की ज़मीन थी वो पीढ़ियां मांग सकती है, चाहे कितनी भी साल गुजर जाएं। पांचवा संदेश, आदिवासी ज़मीन का ट्रांसफ़र वॉइड अब इनिशियो, यानी यह नेवर हैपेंड के बराबर है। कितने भी बार ज़मीन बिके, टाइटल हमेशा ओरिजिनल ट्राइबल फैमिली का ही रहता है। हालांकि समता जजमेंट का अगर आप व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे तो ये सब बातें उसमें आई हैं। तो दोस्तों अब एक बैलेंस एनालिसिस करते हैं। फैसले के पक्ष में तर्क क्या है? पहली बात, धारा 49 के पर्पस क्लियरली डिफाइंड है। बैल खरीदना उसमें नहीं आता, इसलिए उपायुक्त का परमिशन देना अल्ट्रा वायरस यानी कि अधिकार क्षेत्र के बाहर था। दूसरी बात, यह आदिवासी संरक्षण का कानून है, इसकी व्याख्या लिबरल और प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। तीसरी बात, सुबुलेटो फंडामेंटो कैडिडोपस, यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। अगर नींव ही इनवैलिड थी तो 67 साल का कब्जा कोई लीगल राइट नहीं बनता। फैसले पर उठने वाले सवाल अब क्या हो सकते हैं? पहला सवाल, लिमिटेशन का मुद्दा। मुंजाल परिवार के वकील ने कहा कि CNT एक्ट के तहत लिमिटेशन पीरियड 12 साल है। 67 साल बाद यह चैलेंज कैसे वैलिड है? कोर्ट का जवाब, जब कोई चीज़ वॉइड अब इनिशियो हो यानी शुरू से ही शून्य हो तो लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होती। जीरो वैलिडिटी पर टाइम बार नहीं लगती। दूसरा सवाल, बोनाफाइड परचेजर का सिद्धांत, क्या मुंजाल परिवार को इनोसेंट बायर माना जाना चाहिए? कोर्ट का स्पष्ट उत्तर, CNT एक्ट एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है। इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बोनाफाइड परचेजर का सिद्धांत लागू नहीं होता। आदिवासी ज़मीन की रक्षा इससे ऊपर है। तीसरा सवाल, 2001 के पुराने हाईकोर्ट फैसले का क्या? 2001 में हाईकोर्ट ने कहा था कि 71A एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन ध्यान दें 2001 का फैसला सेक्शन 71A की मेंटेनेबिलिटी पर था। 2026 का फैसला सेक्शन 49 की परमिशन की वैलिडिटी पर है। दोनों अलग अलग लीगल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए 2026 का फैसला 2001 के फैसले को ओवरराइड नहीं करता, बल्कि एक नए एंगल को देखता है। FIR का जो आदेश था ACB के तहत, तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने जुरिस्डिक्शन क्रॉस किया। एक इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने रेवेन्यू मिनिस्टर का FIR वाला आदेश रद्द किया। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जब एक ट्रिब्यूनल की तरह बैठकर क्वेसी जुडिशियल काम कर रहे थे तब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आदेश नहीं दे सकते। यह सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन था। तो न्याय बैलेंस था। ज़मीन आदिवासी को मिली, लेकिन FIR का गलत आदेश भी रद्द हुआ। तो साथियों, यह फैसला सिर्फ एक 2.9 एकड़ ज़मीन का फैसला नहीं है, यह एक प्रेसिडेंट है, एक मिसाल। इसके बड़े इम्प्लिकेशंस क्या हैं? सेक्शन 49 की परमिशन अब सेक्रेड नहीं। पहले माना जाता था कि अगर DC ने परमिशन दे दी तो ट्रांसफ़र पक्का है। अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि DC की परमिशन भी वॉइड हो सकती है अगर पर्पस धारा 49 के तहत वैलिड नहीं था। दूसरा, वॉइड अब इनिशियो का बड़ा हथियार, यानी कि हजारों ऐसे मामले होंगे झारखंड में जहां धारा 49 के तहत गलत पर्पस बताकर परमिशन ली गई। यह फैसला उन सभी मामलों में रीओपनिंग का रास्ता खोलता है। तीसरा, सरकार की जिम्मेदारी अभी बढ़ेगी। राज्य सरकार को अब उन सभी केसेस की समीक्षा करनी होगी जहां 1932 से अब तक धारा 49 के तहत ट्रांसफर्स हुए। झारखंड सरकार पहले ही 1.5 लाख CNT एक्ट के लंबित मामलों की बात कर चुकी है, यानी कि 1.5 लाख। और चौथा, आदिवासी समुदाय का भरोसा।
यह फैसला एक मैसेज है कि आपकी ज़मीन आपकी है। 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 67 साल बाद हो, न्याय होगा। 5वां, नॉन ट्राइबल बायर्स को चेतावनी है ये। अगर आपने आदिवासी ज़मीन खरीदी है किसी भी तरह से और वो ज़मीन CNT एक्ट से प्रोटेक्टेड है, तो याद रखिए आप कभी उसके लीगल ऑनर नहीं बन सकते। चाहे रजिस्ट्री हो, म्यूटेशन हो, रसीद हो, सब बेकार। तो साथियों, 1959 में जब राम और सोमरा पाहन ने वो ज़मीन बेची थी, शायद उन्हें नहीं पता था कि वो क्या खो रहे हैं। शायद वो मजबूर थे, शायद उन्हें बरगलाया गया होगा, पर उनके वंशजों ने हार नहीं मानी। पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे और 67 साल बाद न्याय हुआ। झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला प्रकाश मुंजल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है, यह एक घोषणा है कि आदिवासी ज़मीन की रक्षा के लिए बना CNT एक्ट जीवित है, सक्रिय है और शक्तिशाली है। और यह संदेश है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि बैल खरीदने जैसे बहाने से आदिवासी ज़मीन हड़पी जा सकती है। उन अधिकारों के लिए जो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर ऐसे परमिशंस देते हैं, और उन सभी नॉन ट्राइबल बायर्स के लिए जो मेरे पास रजिस्ट्री है कहकर आदिवासी ज़मीन पर क्लेम करते हैं। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो आदिवासी अधिकारों की परवाह करते हैं। कमेंट करें कि आपके एरिया में भी ऐसे मामले हैं। आप जानकारी हासिल करते रहें। तब तक सबों को धन्यवाद। जोहार।